हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मावर्स। आज हम रोमांटिक एज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के काफी फैसिनेटिंग पीरियड में से एक है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने रोमांटिक एज इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज वर्ड्सवर्थ जो है, हमने उनकी अभी पोम्स करी हैं और वो रोमांटिक एज से रिलेटेड है। तो एक रोमांटिक एज का बैकग्राउंड जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू लुक एट द स्लाइड, you will notice that romanticism is strongly connected with ideas such as emotion, imagination, nature, and individual freedom. और जो रोमांटिक राइटर्स थे, उनका ये भी मानना था कि जो लिटरेचर है ना, वो सिर्फ क्लासिकल रूल्स को फॉलो ना करे या सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग को ही फॉलो ना करे, बल्कि जो जो रोमांटिक राइटर्स हैं, उनका ये मानना था कि जो लिटरेचर है शुड एक्सप्रेस डीप ह्यूमन फीलिंग्स एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। एंड this moment marked a major shift in literary thinking. अब रीजन ऑर्डर इन पर फोकस ना करते हुए रोमांटिक राइटर्स का फोकस किस पर था? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल डेप्थ और द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है। और आज की वीडियो में हम रोमांटिक एज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, इसके मेजर राइटर्स, इसके इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स क्या क्या हैं, वो सब चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैं आपको रोमांटिक एज के बारे में। सो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रोमांटिक एज है, ये इंग्लिश लिटरेचर का जनरली 1798 से 1837 के बीच का पीरियड था। ठीक है। और इस पीरियड में उन्होंने मतलब जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो इसे एज ऑफ इमोशन या एज ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है। रोमांटिक राइटर्स का मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं आर नॉट ओनली गाइडेड बाय लॉजिक और रीजन बट आल्सो बाय फीलिंग्स, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल इंट्यूशन। ये जो बिगनिंग है रोमांटिक एज की, ये यूजुअली हम मार्क करते हैं बाय द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स 1798। लिरिकल बैलेड्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का कोलैबोरेटिव वर्क है ये। ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है, इट वाज रिटन बाय, हमने देख लिया कि सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड दिस बुक ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश पोइट्री बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आइडिया। व्हाट आइडिया? कि जो पोइट्री है शुड स्पीक अबाउट ऑर्डिनरी लाइफ यूजिंग सिंपल लैंग्वेज व्हाइल आल्सो एक्सप्रेसिंग डीप इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। To fully understand Romantic literature, it is important to look at the historical events that influenced it. ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ठीक है। और कुछ फिलोसफिकल बैकग्राउंड से इन चीजों की वजह से क्या हुआ, जो हमारा रोमांटिक पीरियड है, कह सकते हैं कि उसकी उसके ऊपर काफी इफेक्ट्स पड़े। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, and this revolution promoted powerful ideas such as liberty, equality and fraternity. काफी रोमांटिक राइटर्स का जो है डीपली इंस्पायर्ड थे बाय दीज आइडियल्स बिकॉज दे बिलीव इन फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसकी वजह से काफी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम देखते हैं उस टाइम में। लेकिन इसमें जैसे फैक्ट्रीज थी वो भी क्रिएट हुई, क्राउडेड सिटीज होने लगी थी बिकॉज अब डेवलपमेंट हो रही है, तो लोगों का माइग्रेशन भी यहाँ से काफी ज्यादा हो गया था और एक मैकेनिकल लाइफस्टाइल बनने लगा था। उस टाइम पे रोमांटिक राइटर्स ने ये सोचा, उनको ऐसा लगा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे नेचुरल कनेक्शंस को बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एंड एज अ रिएक्शन दे टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड नेचर, इमेजिनेशन एंड द इमोशनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसमें philosophers हैं such as Jean-Jacques Rousseau also influenced romantic thought by arguing that human beings are naturally good and closer to truth when they live in harmony with nature. इसमें इमैनुअल कांट और एडमंड ब्रूक के बारे में भी बताया गया है। और अब हम चलते हैं लिरिकल बैलेड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। कि ये क्या था। ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया। अब बेसिकली जो लिरिकल बैलेड्स है, इसे रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो माना जाता है। ठीक है। यानी कि इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट।
ठीक है, और इसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। तो एज शोन ऑन द स्लाइड, दिस इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1798, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो पोइट्री है शुड फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अब सिर्फ ना किंग्स या हीरोइक फिगर्स के बारे में लिखते हुए हमें, मतलब इनका मानना था कि हमें अब विलेजर्स, फार्मर्स और सिंपल रूरल लाइफ के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल और एवरीडे एक्सपीरियंसेस। He also believed that nature has a powerful influence on human emotions and moral values. अब कॉलरिज क्या है, on the other hand, इन्होंने एक्सप्लोर किया वर्ल्ड ऑफ imagination and the supernatural. His famous poems, such as The Rime of Ancient Mariner, show mysterious and magical elements. टुगेदर ये सारी जो पोइट्रीज थी, इन्होंने सॉरी पोइट्स थे, इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया इंग्लिश पोइट्री को बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन, इमोशन एंड द नेचुरल सिंप्लिसिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर, ठीक है। इसमें हम एग्जामिन करेंगे इसकी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रोमांटिक लिटरेचर की थी, जैसे कि सबसे पहली है कि लव फॉर नेचर, ठीक है। रोमांटिक राइटर्स ने बिलीव किया दैट नेचर इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एनवायरनमेंट बट अ लिविंग स्पिरिचुअल फोर्स दैट डीपली इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन इमोशंस. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इमेजिनेशन. रोमांटिक पोइट्स ने ये बिलीव किया कि जो इमेजिनेशन है वो अलो करेगी ह्यूमन बींग्स को टू एक्सप्लोर डीपर ट्रुथ्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी रियलिटी. Another key feature is emphasis on emotion and subjectivity. अब सिर्फ सोशल रूल्स या रेशनल थॉट्स के ऊपर फोकस ना करते हुए रोमांटिक राइटर्स एक्सप्रेस्ड देयर पर्सनल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस. Romantic literature also uses simple and natural language, especially in poetry. And writers चाहते थे कि जो उनके वर्क्स हैं वो एक्सेसिबल हों and emotionally powerful rather than artificial complex. So overall, many writers' works include elements of mysticism and spirituality. और ये सजेस्ट करते हैं that nature and human consciousness are connected in profound ways. स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो कि जो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली की इन लोगों के मतलब जो राइटिंग स्टाइल था वो क्या था, ठीक है, या हम कह सकते हैं जॉनरा क्या था इनका, ठीक है। अब हम इनके जनरेशंस, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन पोइट में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं नेचर फिलोसोफर हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो नेचर है उसे डीप मॉरल और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस माना है ऑन ह्यूमन लाइफ, और इनके पोइट्री में जो नेचर है वो एक टीचर की तरह काम करता है, ठीक है, जो शेप करेगा हमारे ह्यूमन इमोशंस और कैरेक्टर्स को. हिज लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड रिफ्लेक्ट्स दिस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट. और जो कॉलरिज हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द सुपरनैचुरल. इनकी जो फेमस पोएम्स हैं लाइक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये प्रेजेंट करती है एक मिस्टीरियस स्टोरी जो कि फिल्ड है विद सिंबॉलिक मीनिंग, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग. और थर्ड पॉइंट है रॉबर्ट साउदी. इन्होंने भी ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू अर्ली रोमांटिक लिटरेचर. और साउथी जो है उन्होंने काफी नरेटिव फॉर्म्स लिखे हैं, हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिखे हैं. और इनकी जो पोइट्री है वो ओपन रिफ्लेक्ट करती है मॉरल थीम्स को, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स को और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग को. और साउथी जो है उनको डिस्कस कम किया जाता है दैन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, लेकिन वो खुद एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर है, ठीक है. और बाद में ये पोइट लियोरेट भी बने थे ब्रिटेन के. और टुगेदर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हेल्प करते हैं टू एस्टेब्लिश द अर्ली फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री, जिसमें एम्फसाइज किया गया नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन और स्टोरी टेलिंग को. और इस फाउंडेशन के साथ जो रोमांटिक मोमेंट है ये धीरे धीरे इवोल्व होने लगे, ठीक है, थ्रू अनदर जनरेशन ऑफ पोइट्स, ठीक है. और जिसमें कि अब हम सेकेंड जनरेशन पोइट्स के बारे में बात. सेकेंड जनरेशन पोइट में लॉर्ड बायरन, पीपी शेली और जॉन कीट्स इंक्लूड है, ठीक है. तो अनलाइक द अर्लियर जनरेशन, ये जो पोइट्स थे ऑफन एक्सप्रेस करते थे स्ट्रॉन्ग पर्सनल पैशंस,
रिबिलियन और आर्टिस्टिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो बायरन बिकम फेमस फॉर हिज पावरफुल एंड रिबिलियस पोएटिक हीरोज। इनकी जो पोएट्री थी उसमें थीम्स देखी जा सकती हैं लाइक फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। और शेली बिलीव डीपली इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ पोएट्री। इन poems such as इनकी poem थी Ode to West Wind, he suggests that poetry can inspire political and social change. ईट्स ने फोकस किया था ऑन द आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। इनके जो पोएम्स हैं लाइक ओड टू ए नाइटिंगेल एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्थ, इसमें एक्सप्लोर किया रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। टुगेदर ये सब जो पोइट्स हैं एक्सपेंड करते हैं रोमांटिसिज्म को इनटू अ रिचर एंड मोर पैशनेट लिटरेरी मूवमेंट। लेकिन जो रोमांटिक लिटरेचर है वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू पोएट्री। इस पीरियड के टाइम पे काफी सारे नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट भी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू लिटरेरी डेवलपमेंट, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे लाइक जिसमें हमारी जेन ऑस्टिन और हैजलिट मैरी और स्कॉट, ये सब आते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ दिस पीरियड इज जेन ऑस्टिन। उसके जो नॉवेल्स हैं उसमें एक्सप्लोर किया जाता है सोशल रिलेशनशिप्स को, मैनर्स एंड द इमोशनल लिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इनका जो वर्क है फेमस वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इवन टुडे। अनदर सिग्निफिकेंट फिगर इज वॉल्टर स्कॉट, जिन्होंने डेवलप किया हिस्टोरिकल नॉवेल्स को। हिज वर्क्स ऑफन कंबाइन स्टोरी टेलिंग विद हिस्टोरिकल सेटिंग्स एंड नेशनल आइडेंटिटी। एंड वी ऑल्सो सी दी कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेइस्ट सच एज विलियम हैजलिट, जिन्होंने काफी इंसाइटफुल लिटरेरी क्रिटिसिज्म और essay on culture and society, ये सब चीजें लिखी हैं। फाइनली सबसे ज्यादा नोटेबल फिगर जो है मैरी शेली। मैरी शेली के बारे में ऑलमोस्ट एवरीवन जानते हैं, जैसे जेन ऑस्टिन के बारे में। मैरी शेली जो है गोथिक प्लस साइंस फिक्शन, इन चीजों को कंबाइन करके लिखते हैं लाइक फ्रैंकस्टीन, ये इनका फेमस वर्क है। और इसमें उन्होंने कंबाइन किया रोमांटिक इमेजिनेशन को विद द एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक फिक्शन एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। ये जो राइटर्स हैं शो करते हैं कि कैसे रोमांटिक आइडियाज जो है इन्फ्लुएंस होते हैं बाय मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, नॉट जस्ट पोएट्री। And to understand how romanticism developed, however, we should also look briefly at the period that prepared at the way for it. अब इसमें हम लिटरेरी मोमेंट्स भी देखेंगे। लाइक फर्स्ट इज वेरी प्री रोमांटिसिज्म। रोमांटिक एज के फुली एमर्ज होने से पहले देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल फेज जिसे हम प्री रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने they began to move away from strict classical rules and started focusing more on emotion, imagination and the beauty of nature. जो दो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो है थॉमस ग्रे एंड विलियम ब्लेक। ग्रे की जो पोइट्री है एलिगेट रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के सिलेबस में हम देख सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्ट किया डीप इमोशनल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, डेथ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ब्लेक की जो पोइट्री है उसमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि कंबाइन करते हैं स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म को, इमेजिनेटिव विजन को। इनके जो वर्क्स हैं एंटिसिपेट मेनी आइडियाज दैट लेटर बिकम सेंट्रल टू रोमांटिसिज्म। और ये जो राइटर्स हैं इन्होंने हेल्प किया टू प्रिपेयर द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एटमॉस्फेयर दैट अलाउड रोमांटिक लिटरेचर टू फ्लरिश। एट द सेम टाइम another literary style was developing alongside romanticism, which explored darker and more mysterious themes, and that is Gothic movement. Gothic literature, या Gothic movement, it was closely associated with romantic literature. ठीक है, गॉथिक राइटिंग जो है इसमें हम ऑब्वियसली देखते हैं कि कुछ जो है मिस्ट्री, फियर, सस्पेंस यानी कि डार्क थीम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, और ये जो मोमेंट है ये बिगिन हुई विद द वर्क ऑफ होरेस वॉलपॉल, whose novel The Castle of Otranto introduced the Gothic style. बाद में कुछ और राइटर्स भी आए जैसे एन रैडक्लिफ और मैरी शेली। ठीक है, हाँ, मैरी शेली का फ्रैंकस्टीन भी इसी में आता है। Gothic stories often take place in dark
कैसल्स, ठीक है, यानी कि बहुत ही मतलब ऐसे हॉरर टाइप जो जगह होगी ना वहां पे गॉथिक स्टोरी जो है उनकी सेटिंग होती है, ठीक है। आइसोलेटेड लैंडस्केप्स हो सकते हैं, मिस्टीरियस एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें हम एक सेंस ऑफ सस्पेंस देखेंगे, एक साइकोलॉजिकल टेंशन देखेंगे, ठीक है। एंड दिस फैसिनेशन विद द मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इमेजिनेशन। इंटरेस्टिंगली जो रोमांटिक आइडियाज हैं ये डिड नॉट रिमेन लिमिटेड टू ब्रिटेन, इन्होंने जो है इसको स्प्रेड किया अलग अलग कंट्रीज में भी, ठीक है, स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में। तो ये जो ट्रांसेंडेंटलिज्म है ये अमेरिकन रोमांटिक फिलोसफी से ज्यादा रिलेटेड है, जिसमें हम रैल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल फिगर में से एक है। एमर्सन का भी मानना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं शुड ट्रस्ट देयर ओन इंट्यूशन एंड दैट नेचर कंटेन्स डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। और इसमें एक की फिगर और भी है, लाइक हेनरी डेविड थोरेओ, whose famous work Walton describes his experiences of living simply in nature. ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो है इनका मानना था कि जो ह्यूमन है वो अचीव कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को थ्रू सेल्फ रिलायंस, रिफ्लेक्शन एंड कनेक्शन विद नेचर। और कुछ राइटर्स जो हैं फोकस करते हैं स्पिरिचुअल ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी, ठीक है, और कुछ एक्सप्लोर करते हैं डार्कर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी रोमांटिक थॉट्स। ये डार्क रोमांटिसिज्म भी लिटरेरी मोमेंट में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें भी दिस लीड्स अस टू अ रिलेटेड लिटरेरी ट्रेंड, ठीक है। इसमें जो है रोमांटिसिज्म सेलिब्रेट करेंगे ब्यूटी और इमेजिनेशन को। डार्क रोमांटिक राइटर्स इसमें एक्सप्लोर करते हैं गिल्ट, फियर और मॉरल कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, यानी कि ह्यूमन नेचर की जो डार्क साइड होगी वो हम डार्क रोमांटिसिज्म में पढ़ेंगे। एडगर एलन पो और नैथनियल हॉथॉर्न ये इसके फेमस फिगर्स हैं। एडगर एलन पो का वर्क सच एज द रेवन इसमें एग्जामिन किए थीम ऑफ साइकोलॉजिकल टेरर एंड इमोशनल डिस्पेयर। और हॉथॉर्न्स नॉवल यानी कि वो वाली जो द स्कारलेट लेटर इसमें एक्सप्लोर करेंगे थीम्स ऑफ सिन, गिल्ट एंड मॉरल जजमेंट विद इन सोसाइटी। ये जो राइटर्स हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे रोमांटिसिज्म जो है can also investigate the complex and sometimes troubling aspects of the human mind, ठीक है। अब स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म, अब धीरे धीरे क्या हुआ, रोमांटिसिज्म जो है बाकी अलग अलग कंट्रीज या एरियाज में भी फैलने लगा। जैसे कि इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और अमेरिका का हम देख सकते हैं जहां जहां रोमांटिसिज्म जो है स्प्रेड हुआ। तो स्कॉटलैंड के जो राइटर्स हैं लाइक वॉल्टर स्कॉट, इन्होंने डेवलप किया हिस्टोरिकल फिक्शन को जिसमें उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज को शो किया है। वेल्स में रोमांटिक लिटरेचर जो है ब्लेंड हुआ लाइक नेचुरल लैंडस्केप विद केल्टिक ट्रेडिशन एंड फोकलोर। और अमेरिका में रोमांटिसिज्म जो है एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट और डार्क रोमांटिसिज्म मूवमेंट के रूप में डेवलप हुई थी, ठीक है, जिसमें एम्फोसाइज किया गया था इंडिविजुअलिज्म, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन पे। अब ये जो रोमांटिसिज्म है धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और नॉट ओनली इन ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेंड बल्कि ये धीरे धीरे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी बन गया था। एक बेसिक क्रोनोलॉजी जो कि ओवरऑल रोमांटिक पीरियड को कवर करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए थे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर was shaped by events, जिसमें हम फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखते हैं, ठीक है, और कुछ ठीक है साइकोलॉजिकल जो उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। इन्होंने एनकरेज किया राइटर्स टू थिंक अबाउट फ्रीडम, सोसाइटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पोएट्री। और अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास हम देखेंगे कि जो रोमांटिसिज्म है वो अपनी पीक पर था, ठीक है, जिसमें वर्क्स ऑफ पोएट हैं सच एज बायरन, शेली एंड कीट्स। और अराउंड 1837 लिटरेरी हिस्ट्री मार्क्स द ट्रांजिशन टू द विक्टोरियन एज, ठीक है, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किए गए न्यू कंसर्न्स को सच एज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉरलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम बेस्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कवर करते हैं पूरी रोमांटिक एज को,
ठीक है, ओवरऑल एक माइंड मैप की तरह इसे हम देख सकते हैं कि रोमांटिक एज में ऑलमोस्ट क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? सो ओवरऑल जो रोमांटिक राइटर्स थे इनका जो है फोकस जो था शिफ्ट हो गया था फ्रॉम लिटरेचर फ्रॉम रीजन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स टू इमोशन एंड इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। और इन्होंने सेलिब्रेट किया ब्यूटी ऑफ नेचर को भी और पावर ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन को, ठीक है? और इसमें इंपॉर्टेंस देखते हैं हम पर्सनल फ्रीडम और इमोशनल एक्सप्रेशन की। And because of these ideas, romanticism transformed the way literature was written and understood. Even today, the influence of romantic thought continues to shape modern poetry, fiction, philosophy, and artistic expression. ये हमारी ओवरऑल रोमांटिक एज थी, ठीक है? और इससे रिलेटेड यानी कि जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, इनकी ओवरऑल ऑलमोस्ट ऑल जो सिलेबस रिलेटेड पोएम्स है वो हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।